नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य की इस आनंदायक यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके वसंत भाग 3 में संकलित एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आनंदायक और प्रेरणादायी पाठ। यह एक ऐसी कहानी है जो पक्षियों के माध्यम से हमें एक ऐसे संसार में ले जाती है जो वैचारिक रूप से बहुत समृद्ध है। कहानी के लेखक हैं सृंजय। वास्तव में यह एक बहुत प्रचलित लोक कथा है जिसे लेखक अपनी विशिष्ट शैली के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। लेखक अपनी इस कहानी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वास्तव में टोपी जो इज्जत का प्रतीक है, जो व्यक्ति की पहचान है, जो समाज में उसके दायित्व बोध को प्रदर्शित करती है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखक इस कहानी के माध्यम से कहते हैं कि वास्तव में शक्तिशाली लोग यदि अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग करते हैं, यदि अपना काम करवाने के लिए वे दूसरों के हक को छीनते हैं, उनसे बिना पैसे के मजदूरी करवाते हैं, उन्हें पूरा मेहनताना नहीं देते हैं अपना काम, तो निश्चित मानिए कि वे कभी भी श्रेष्ठ कार्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आप मजदूर से मजदूरी करवाना चाहते हैं, कामगार से काम करवाना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसका पूरा मेहनताना दीजिए। यदि आप उसका पूरा मेहनताना देंगे तो वह सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना काम पूरा करेगा। साथ ही साथ लेखक एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण संदेश इस कहानी के माध्यम से देते हैं कि यदि कुछ भी करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे हृदय में हो, हमारे मन में हो, हम हौसले से ये ठान लें कि हमें इस कार्य को करना ही है, तो हम अवश्य उसमें सफल होते हैं। बाबा तुलसी के शब्दों में, जाको जापे सत्य सनेहु तो तह मिल नहीं कछु संदेहु, कि जिस व्यक्ति का जिस चीज पर सच्चा स्नेह होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए वह सच्चे मन से प्रयास करता है, पूरी दृढ़ता के साथ प्रयास करता है, वह चीज उसे प्राप्त होती है। और ऐसा काम हमारी इस कहानी की नायिका करती है। हमारी इस कहानी की नायिका है एक गौरैया। लेखक ने अपनी इस कहानी में बहुत ही सक्षमता के साथ मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। जो शब्द सामर्थ्य है वो अपने आप में अद्भुत है और हमें एक ऐसे आनंदायक संसार में लेकर के चलता है जहां वैचारिक रूप से समृद्धि के अनेक द्वार खुलते हैं। चिंतन के लिए अनेक स्तर पर अनेक संभावनाएं विद्यमान हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी इस कहानी की नायिका हैं गौरैया और उनके साथ है एक नर गौरैया। दोनों बड़े प्रेम से साथ साथ रहते हैं और उनके बातचीत के माध्यम से ही हमारी यह कहानी प्रारंभ होती है। दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खाते पीते हैं, दोनों साथ हंसते हैं, साथ रोते हैं और ज़िंदगी के तमाम आनंदों के साथ बहुत खुश और प्रसन्न रहते हैं। एक बार मादा गौरैया ने किसी मनुष्य को कपड़े पहने देखा, तो उसके मन में यह प्रश्न आया कि ये मनुष्य कपड़े पहनते हैं तो इनके माध्यम से बहुत सुंदर लगते हैं, हमें भी, पक्षियों को भी इस प्रकार से वस्त्र धारण करने चाहिए। तो नर गौरैया ने उसको समझाया कि वास्तव में सौंदर्य वस्त्रों में नहीं है, वस्त्रों से तो व्यक्ति का, जीव का प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाता है। ईश्वर ने हम जैसे हैं वैसा ही हमें सुंदर बनाया है और वह गौरैया के स्वरूप का चित्रण करता है लेखक के अपने शब्दों में। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। इस प्रकार के प्रश्नों से गौरैया
मादा गौरैया को निरुत्तर करने की कोशिश करता है, लेकिन मादा उसके तर्कों से संतुष्ट नहीं होती। बातों ही बातों में नर गौरैया बताता है कि असली टोपी तो जो मनुष्य होते हैं उनका राजा पहनता है। यह टोपी की इज्जत को बचाए रखने में कितने ही लोगों का दिवाला निकल जाता है। मनुष्य अपने टोपी को बचाए रखने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए न जाने कितने ही लोगों को टोपी पहनाता है। तो टोपी पहनाना एक मुहावरा है जिसका प्रयोग यहाँ लेखक सक्षमता के साथ करते हैं। इसका अर्थ है दूसरों को बेवकूफ़ बनाना। इससे संबंधित कुछ और भी मुहावरे रहते हैं, जैसे इसकी टोपी उसके सर पर। तो यहाँ प्रयोग लेखक ने क्या किया है? टोपी पहनाना। लेखक अपने इस पात्र के माध्यम से बताते हैं कि राजा जो होता है, जिसके सर पे टोपी होती है, ताज होता है, तो उस टोपी को बनाने के लिए वह राज्य के बहुत अधिक धन का दुरुपयोग करता है। राज्य का जो धन है वह सारा का सारा वो केवल और केवल अपने ही ऊपर खर्च करता है। व्यक्तिगत संसाधनों के लिए राज्य के उस धन का दुरुपयोग वह करता है। टोपी की इन बातों को सुनकर के जो मादा गौरैया होती है उसके हृदय में टोपी पहनने का जज्बा आ जाता है। वह सोचती है कि मुझे भी टोपी पहननी चाहिए, और वह मन में ठान लेती है कि मुझे एक बहुत सुंदर टोपी बनवानी है जिसे देख करके सब प्रसन्न हों, सब आकर्षित हों, सबके हृदय में ये भाव जागृत हो कि वाह आह कैसी सुंदर टोपी गौरैया ने पहनी है। वह उस दिशा में प्रयास शुरू कर देती है। अगले दिन जब वे दोनों दाना चुगने के लिए कूड़े के ढेर के पास गए तो वहां अचानक मादा गौरैया को रुई का एक टुकड़ा मिल गया। वह खुशी से झूमने लगी, कूड़े के ढेर पर लौटने लगी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। और यहां से यात्रा शुरू होती है उस मादा गौरैया की अपनी खूबसूरत टोपी बनाने की एक बहुत ही आनंददायक और रोचक यात्रा। सबसे पहले अपनी उस रुई के टुकड़े को, अपनी उस रुई को लेकर के वह दुनिया के पास जाती है और दुनिया से उस रुई को धुनवाने का प्रयास करती है, लेकिन दुनिया उसका काम मुफ्त में करने से मना कर देता है। वो कहता है कि बिना पैसे के मैं तुम्हारा काम क्यों करूं, और मुझे तो राजा का काम करना है। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारी पूरी मजदूरी तुम्हें दूंगी, मैं इसमें से आधी रुई तुम्हें दे दूंगी। और जैसे ही आधी रुई प्राप्त होने की बात वह दुनिया सुनता है तो वह प्रसन्न हो जाता है। वह खुशी के साथ उसकी रुई को धुन देता है। अब गौरैया उस धुनी हुई रुई से सूत कतवाने के लिए कोरी के पास जाती है। कोरी के पास जाकर के वह अपनी बात को दोहराती है कि कोरी कोरी आप मेरे इससे सूत बना दीजिए। उसे भी वह मेहनताने में आधा सूत दे देती है। वहाँ से वह बुनकर के पास पहुँचती है और बुनकर से कहती है कि आप मेरे लिए कपड़ा बुन दीजिए। वह उसे भी आधा भाग दे करके अपना कपड़ा बुनवा लेती है। अब वह टोपी बनाने के लिए दर्जी के पास पहुँचती है। दर्जी के पास पहुंचकर उससे कहती है कि आप इसे सील दीजिए। दर्जी कहता है कि मुझे राजा की 7वीं रानी के 9वें लड़के के लिए कपड़े बनाने हैं, मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम कर सकूं। तो वह कहता है कि मैं तुम्हें मेहनताना दूंगी। मेहनताने की बात सुनकर के दर्जी उसके लिए बहुत सुंदर टोपी बना देता है और 5 सुंदर ऊन के फूल अपनी तरफ से उस पर लगा देता है। अब जब वह टोपी गौरैया के सिर पर आती है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देती है और दर्जी भी कह उठता है कि वाह, तुम तो
रानी लग रही हो। उस टोपी को पहनने के बाद गौरैया के मन में राजा से मिलने की इच्छा होती है कि अगर तुम रानी लग रही हो तो राजा से तुम्हें बात करनी चाहिए, उससे मिलना चाहिए। वो गौरैया से कहती है कि मैं रानी नहीं लग रही हूँ, मैं तो राजा हूँ। और वह सोचती है कि जो मनुष्यों का राजा है उससे भी मुझे मिलना चाहिए। वह अपनी टोपी को पहन के राजा के महल में पहुँच जाती है। राजा वहाँ मालिश करवा रहे हैं, उनके जो सैनिक हैं वो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके आसपास बहुत से लोग जुटे हुए हैं। राजा के सर पर टोपी नहीं है। गौरैया वहाँ जाकर अनेक प्रकार से राजा को अपनी बातें कहती है। उसकी बातों को सुनकर के राजा क्रोधित हो जाते हैं और अपने सैनिकों से कहते हैं कि इनकी टोपी को छीन लिया जाए। सैनिक गुलेल से हमला करके गौरैया की टोपी को छीन लेते हैं। टोपी के सौंदर्य को देख करके राजा बहुत प्रभावित होता है। वो सोचता है कि अरे, क्या मेरी नगरी में इतने सुंदर कारीगर हैं? तुमने इतनी सुंदर टोपी कहाँ से बनवाई? गौरैया कहती है कि मैंने बिना काम के, बिना मेहनताने के यह टोपी नहीं बनवाई है। मैंने अपनी टोपी पूरे पारिश्रमिक के माध्यम से प्राप्त की है, इसलिए सभी कारीगरों ने मेरा काम बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। राजा सभी को बुलवाता है, दर्जी को बुलवाता है कि तुमने इतनी सुंदर टोपी कैसे सिली? तो वो कहता है कि कपड़ा अच्छा था। वह कपड़े वाले को बुलवाता है तो वह कहता है कि बुनकर ने अच्छा सूत बनाया। वह बुनकर को बुलवाता है तो फिर कौरी और धुनिया भी आते हैं और सबका कहना यह है कि चूंकि उन्हें काम की पूरी मजदूरी मिली है तो उन्होंने अपना काम बहुत ही मन से किया है और मन से किए जाने के कारण ही यह काम इतना सुंदर है। अब जो गौरैया है वो बहुत दुखी है कि राजा ने उसकी टोपी छीन ली है। वो जोर जोर से वहां चिल्लाने लग जाती है कि उसने हर व्यक्ति को उसकी मेहनत की पूरी कीमत चुकाई है। राजा कंगाल है, वह प्रजा को बहुत सताता है, उसे मनमाना कर वसूल करता है। अब उसने मेरी टोपी भी छीन ली है। खुद पूरा मेहनताना देकर अच्छी टोपी नहीं बनवा सकता। राजा की ये सब बातें सुन करके राजा सोचता है कि कहीं मेरी बदनामी ना हो कि एक गौरैया की टोपी राजा ने ले ली। तो राजा उसकी टोपी वापस कर देता है और जैसे ही गौरैया को टोपी मिलती है तो गौरैया कहती है कि राजा डरपोक है। वो एक गौरैया से डर गया और डर करके उसने टोपी वापस कर दी। राजा झेंप जाता है और कहता है कि इसके मुंह कौन लगे। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही शानदार कहानी है जो लोक कथाओं के से आनंद से हमें बिल्कुल भिगो देती है। दोनों ही जो पात्र हैं वो मनुष्य नहीं हैं, लेकिन उनके भीतर जो संवेदनाएं हैं, जो विचार हैं, वो हमें विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं। लेखक ने जो पात्र रखे हैं, दुनिया है, दर्जी है, उनकी स्थिति बहुत खराब है। यद्यपि वे मेहनती हैं, परिश्रम करते हैं, पर चूंकि राजा न्यायप्रिय नहीं है, राजा अपने कामगारों का ध्यान नहीं रखता है, राजा उन लोगों को उनके परिश्रम की सही कीमत नहीं देता है, तो उन सब की आर्थिक दशा बहुत ही खराब है। वे सभी विपन्न हैं, वे सभी राजा के अत्याचारों से दुखी हैं, वे सभी केवल और केवल राजा के लिए काम करते हैं। तो इस तरह यदि कोई राजा, निरंकुश राजा, प्रजा का शोषण करता है तो यकीन मानिए ऐसे राज्य में कोई भी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से इस पूरी कहानी में आपने बहुत आनंद प्राप्त किया होगा। इस कहानी की कथावस्तु, इसके पात्र, लेखक की शैली, बीच में जो संवाद आते हैं वे संवाद, शब्द चयन, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग, अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो बरबस ही हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं, जो हमें अपने आप से जोड़ लेती हैं। तो आइए
अब हम कहानी में आए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ जान लें। भिनसार, प्रातःकाल सवेरा, खोंते, घोंसले, झुटपुट, सवेरे या शाम का समय जब प्रकाश इतना कम हो कि कोई चीज साफ दिखाई न दे, वह समय जब कुछ कुछ अंधेरा और कुछ कुछ उजाला हो। लटजीरा, चिचड़ा एक पौधा। सरापा, सिर से पांव तक पहना जाने वाला वस्त्र। सकत, शक्ति, सामर्थ्य। लफड़ा, उलझन, झंझट। फकत, केवल, अपन, अपना। फिकर, चिंता, फिक्र। मत, नहीं। मामूल, वह बात जो रोज की जाए, हमेशा की तरह। घूरा, कूड़े करकट का ढेर। चिहाकर, चौंककर, चकित होकर। जुगाड़, उपाय। मनुहार, मनाना। चाम, त्वचा, चमड़ा। फोकट, मूल्य रहित, मुफ्त। उजरत, मजदूरी, मेहनत का बदला, पारिश्रमिक। मल्लार, मल्हार, संगीत का एक राग। मुलुक, मुल्क, देश। लघुए, भगुए, पीछे चलने वाले, मेल जोल के व्यक्ति। मशगूल, व्यस्त। सेंतमेंत का काम, वह काम जिसके लिए कुछ देना न पड़ा हो, बिना लाभ का काम। तो इस प्रकार यह कहानी आपके शब्द भंडार में वृद्धि करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यदि आप इन शब्दों के अर्थ पता कर लेते हैं, इन शब्दों को अपनी भाषा में उतार लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका भाषिक सामर्थ्य बहुत ही विकसित होगा और आप बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात को कह पाएंगे। आइए अब हम कहानी में आए अभ्यास के प्रश्नोत्तर को हल करें। पहला प्रश्न है, गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? तो जैसा कि हमने पाठ से जाना, गौरैया और गौरा के बीच में जो बहस हुई वह मनुष्य के वस्त्र पहनने को लेकर के हुई। उनके बीच में तर्क वितर्क होता है कि वस्त्र आवश्यक हैं कि नहीं आवश्यक हैं, वस्त्र सौंदर्य को ढकते हैं, और गौरैया तर्क देती है कि इसके माध्यम से मनुष्य सर्दी, गर्मी, बरसात आदि विभिन्न प्रकार के मौसमों से बचता है। तो इसी दौरान उसे पता लगता है कि टोपी एक इज्जत की प्रतीक है, शान की प्रतीक है और रुतबे की प्रतीक है। तो गौरैया के हृदय में यह बात बैठ जाती है कि मुझे भी अपने लिए टोपी बनवानी है, मुझे भी टोपी को पहनना है, मेरे पास भी एक बहुत अच्छी टोपी जो सभी को आकर्षित करे वो होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। गौरैया और गौरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। तो आप जानते हैं कि संवाद कहानियों का एक महत्वपूर्ण तत्व है। कहानियों में रोचकता पैदा करते हैं, आकर्षण पैदा करते हैं, पात्रों की स्थिति को व्यक्त करने वाले होते हैं, और संवाद मुख्य रूप से एकांकी और नाटक विधा के अनिवार्य तत्व के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो यदि आप संवाद के रूप में इन बातों को रखना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। गौरैया, मनुष्य रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कितने सुंदर लगते हैं। गौरा, कहाँ सुंदर लगते हैं, पूरा बदन तो कपड़ों से ही ढक जाता है, उनकी कुदरती सुंदरता तक तो दिखाई नहीं देती। गौरैया, लगता है आज लटजीरा चुग कर आए हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। कपड़े मनुष्यों को मौसम की मार से बचाते हैं।
गौरा, तभी तो मनुष्य में मौसम की मार को सहने की शक्ति कम होती जा रही है। गौरैया, मनुष्य हर रोज नए कपड़े सिलवाता है, इसमें कुछ तो खास होगा, और मुझे तो मनुष्यों की टोपी बहुत पसंद है। गौरा, टोपी के चक्कर में पड़कर इंसान अपनी इंसानियत खो देता है, कंगाल हो जाता है, दूसरों की टोपी उतारने में देर नहीं करता, इसलिए तू तो इन चक्करों से दूर ही रहे। गौरैया, मुझे तो हर कीमत पर टोपी पहननी है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। तो टोपी बनवाने के लिए जब उसे रुई का फोहा प्राप्त हो गया तो उसे लेकर के वह सबसे पहले रुई धुनने वाले धुनिया के पास गई। उसके बाद उस रुई को धागे के रूप में परिवर्तित करवाने के लिए वह कोरी के पास गई। कोरी से धुनवाने के बाद वह कपड़े वाले के पास गई, बुनकर के पास गई कि इससे मेरा कपड़ा बुन दीजिए। और जब कपड़ा तैयार हो गया तो उस कपड़े से टोपी बनवाने के लिए वह दर्जी के पास गई, जिसने उसकी टोपी में 5 बहुत सुंदर फूल भी लगा दिए। इस प्रकार इन सब के पास जाने से गौरैया की टोपी तैयार हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, और इस प्रश्न में है गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए? तो इसका उत्तर होगा कि गौरैया की टोपी पर 5 ऊन के फुदने जो फूल हैं वो इसलिए लगा दिए गए क्योंकि उसने दर्जी को पूरी मजदूरी दी थी। उसने दर्जी को अपने कपड़े में से आधा कपड़ा दे दिया था। दर्जी इस बात से बहुत खुश था क्योंकि इससे पहले वह जो काम करता था उसमें उसे पूरी मजदूरी प्राप्त नहीं होती थी। तो इस कारण से वह बहुत ही पीड़ित, हताश और दुखी रहता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस कालांश में आपने एक बहुत ही सुंदर, आनंददायक, रोचक, प्रेरक कहानी को पढ़ा। हमने कहानी के सार को जाना, उसमें आए महत्वपूर्ण शब्दों को जाना, कहानी पे चर्चा परिचर्चा की और अभ्यास के जो प्रश्न थे उनको हल किया। तो आप भी इस कहानी को बड़े ध्यान से पढ़ें। कहानी में आए नए शब्दों को कंठस्थ करें। कहानी में आए प्रश्नों के उत्तर देने का सामर्थ्य स्वयं में विकसित करें। निश्चित रूप से आज की यह कक्षा आपके लिए बहुत ही आनंददायक रही होगी। धन्यवाद।